नमस्कार, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की इस श्रृंखला के अंदर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो आपके आगामी जो परीक्षा 2026 में बोर्ड की जो फाइनल परीक्षा होने वाली है, एनुअल एग्जाम, उसमें इनमें से प्रश्न आने की भरपूर खूब संभावना है। इसीलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके परीक्षा शुरू होने तक लगभग कोशिश है कि आपके सभी अध्याय के इन प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करते रहें। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं वंशागति का आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से संबंधित अध्याय है ये, जिसका वेटेज भी ज्यादा है। और इसमें से आपके सभी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो या फिर वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में हो, मेकिंग में हो, या फिर 1 नंबर वाले प्रश्न और यहाँ तक कि 4 नंबर तक के प्रश्न आने की इसकी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन श्रृंखला को। वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी आपको बहुत जरूरी है। कमेंट करें और अपनी क्वेरी रखें, और आगे कौन सा आपको चैप्टर पहले चाहिए उसे आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा अपन करेंगे। और पहला प्रश्न है प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक। देख, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन क्षारक है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन में आपके आते हैं एडिनिन और ग्वानिन। तो प्यूरिन में आते हैं आपके एडिनिन, ग्वानिन, और इधर आते हैं 3। पिरिमिडिन में 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, तो एडिनिन और ग्वानिन ये हैं आपके 2 प्यूरिन। अब आप यहां देखें, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये पिरिमिडीन है तीनों। इनमें से जो यूरेसिल है ये आरएनए में पाया जाता है, और जो थाइमिन है वो डीएनए में पाया जाता है। साइटोसिन आरएनए डीएनए दोनों में मिलता है। एडिनिन, अब एक ऑप्शन बचा, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन आते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आनुवांशिक कूट जो मैथियोनिन का कूट लेखन करता है, मतलब स्टार्ट कोडोन की बात हो रही है। स्टार्ट कोडोन, और स्टार्ट कोडोन होता है AUG, ये मैथियोनिन को कूट लेखित करता है। AUG मैथियोनिन के लिए है, AUG से स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण कौन से वैज्ञानिकों के प्रयोग से मिला था? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। इनके प्रयोग से यह सिद्ध हो गया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अगर यहां पर ऑप्शन आए, ग्रिफिथ का नाम आए, ग्रिफिथ, ठीक है, और हर्शे और चेस नहीं हो ऑप्शन में, ग्रिफिथ हो, तो आपको ग्रिफिथ सही करना है। और हर्शे और चेस दिए हैं तब तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला है डीएनए में ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार कौन से नाइट्रोजनी क्षार से युग्मित होता है? मतलब डीएनए में एडिनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन के साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड से, और एडिनिन थाइमिन के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानोसिन के बीच में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पूछा जा रहा है ग्वानिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्षार कौन से नाइट्रोजन क्षार से जुड़ेगा? तो जी जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो आपका आंसर आएगा 3 हाइड्रोजन बंध के साथ ये जुड़ता है। अगला है बाई गुणसूत्र में जीन की संख्या कितनी होती है? बाई गुणसूत्र में जीन की संख्या कितनी होती है? ये सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 231। कितनी होती है? 231। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से लिया गया ये प्रश्न है, वहां से पूछा गया है। और गुणसूत्र संख्या 1, पहले गुणसूत्र में जो संख्या है जीन्स की वो कितनी होती है? तो आपका आंसर आएगा 2968, 2968।
2968। एमआरएनए का पूर्ववर्ती जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा अनुलेखित होता है उसे कहते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए। ये एमआरएनए का प्रीकर्सर होता है, एमआरएनए का पूर्ववर्ती रूप होता है और ये यूकैरियोट में बनता है, यूकैरियोट में बनता है, प्रोकैरियोट में नहीं बनता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो एमआरएनए के पूर्ववर्ती रूप को कहते हैं हेट्रोजीनस या एचएनआरएनए, विषमांगी आरएनए। ठीक है, अगला प्रश्न है द्विकुंडली डीएनए में एडिनिन क्षार जिस क्षार से जुड़ता है, तो एडिनिन किसके साथ जुड़ता है, मैंने अभी आपको बताया था, ए जुड़ता है ए डबल बॉन्ड टी के साथ और सी जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि यहां पर एडिनिन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा थाइमीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, जीवाणु में अनुवादन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है, तो उसका आंसर है एमआरएनए। यही ठेकेदार है, आगे प्रोटीन सिंथेसिस यहीं से होगी, एमआरएनए से ही होगी। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से कहते हैं। डीएनए में क्षार युग्मों का की परस्पर दूरी कितनी होती है। अच्छा, एमआरएनए के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटी होती है, ये लगभग 3 से 4 मिनट जीवित रहता है। आपातकालीन स्थिति में एमआरएनए अचानक से नहीं बने और प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ जाए तो क्या होता है, एमआरएनए के चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग इकट्ठा हो जाती है, इस तरीके से इसको कवर कर लेती है, एमआरएनए सुरक्षित रहता है। इसे इनफॉर्मोसोम्स कहते हैं, इनफॉर्मोसोम कहते हैं, जो आपातकालीन स्थिति में जब अचानक से एमआरएनए नहीं बन पाए तो ये इनफॉर्मोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवा देता है। ठीक है, डीएनए में क्षार युग्मों की परस्पर बीच की दूरी कितनी है, 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी पूछी जा रही है। डीएनए में क्षार युग्मों के परस्पर बीच की दूरी कितनी है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये रीडिंग दे रखी है 0.34 नैनोमीटर में पूछा जाए तो 0.34 नैनोमीटर आपको याद रखना है। 2 नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर, दोनों रीडिंग आप याद रखें। मनुष्य के अगुणित डीएनए में कितने क्षार युग्म होते हैं, अगुणित की बात हो रही है तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रारंभक आनुवंशिक कूट है, मतलब स्टार्ट कोडॉन होता है एयूजी। ठीक है, एयूजी स्टार्ट कोडॉन है। डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, किस तकनीक पर आधारित था, तो आपका आंसर आएगा एक्स-रे विवर्तन, एक्स-रे डिफरेंशिएशन, विवर्तन तकनीक के आधार पर दिया गया था। जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत मतलब सेंट्रल डॉगमा यह दिया गया था फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, सेंट्रल डॉगमा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरपी थर्ड, आरएनए किस के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये टीआरएनए, ठीक है, 5S आरआरएनए और 5.5 कह लो, या है ना 5.5 आरआरएनए, इस तरीके से देखिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। टीआरएनए का अनुलेखन करा देता है ये, आरआरएनए का अनुलेखन करा देता है। ठीक है, तो 5S आरआरएनए और 5.5S आरआरएनए, 16S आर है ना, और 23S, ये आरआरएनए के टाइप हैं अलग अलग, आरआरएनए के टाइप हैं ये अलग अलग। निम्न में से सॉरी आनुवांशिक कूट की विशेषता है, ये असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, अपहासित होते हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। एक आनुवांशिक कूट असंदिग्ध होता है, विशिष्ट होता है, सार्वभौमिक होता है, अपहासित होता है, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीनोम में कुल कितने क्षार युग्म होते हैं,
तो मनुष्य के जीनोम में कुल कितने क्षार युग्म होते हैं? तो 3167.7 करोड़, 3167.7 करोड़ क्षार युग्म इसमें पाए जाते हैं मनुष्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉरी, लैक ओपेरोन में जेड जीन का कार्य क्या है? तो लैक ओपेरोन जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चरल जीन 3 है, जेड, वाई और ए। तो जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही है। डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन या बहुलकन अनुलेखन किस दिशा में करता है? तो ये हमेशा आपको याद रखना है 5' से 3' की ओर करता है, हमेशा याद रखना है। एक न्यूक्लियोसोम में क्षार युग्मों की संख्या होती है 200, एक न्यूक्लियोसोम में क्षार युग्मों की संख्या होती है 200। मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो अब मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में, तो वहां कक्षा 12 से संबंधित वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और फुल डिटेल मिलेगी, तो विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये जो सीरीज है वो परीक्षा को टारगेट करती है, एनुअल परीक्षा, और ज्यादा टाइम भी नहीं है आपकी परीक्षा में, 10-12 दिन शेष बचे हैं, तो हम इधर थोड़ा सा स्पीड में अपन इनको करने वाले हैं। आप अपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावना है, तो नोट डाउन कर लें। वीडियो को बार बार आप देखेंगे और अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको ये 100% याद हो जाएंगे और आपका स्कोर परीक्षा में बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, वो आपसे केवल निवेदन इतना सा है कि आप संदीपनी क्लासेस के इस YouTube चैनल को, जो मैंने अभी शुरुआत की है, तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और उसे शेयर भी कर दें, जिससे कि दूसरों को फायदा भी मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट्स में कमेंट करते हो। और आपकी जो भी क्वेरी है, हम मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाए, जल्द से जल्द उसका समाधान दिया जाए। तो आप कमेंट्स करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, और चलिए अपन अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। एचएनआरएनए में पाए जाने वाले वे खंड जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, उनको हम इंट्रॉन कहते हैं, अव्यक्तेक कहते हैं, अव्यक्तेक कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं होती है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रमों का निर्धारण करने वाली विधि में विकास का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेडरिक सेंगर को जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रमों को निर्धारित करने वाली विधि, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल कौन सा आएगा, तो इसको बताने वाले थे सेंगर। केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज किसने की थी? सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले डीएनए को खोजने वाले थे फ्रेडरिक मिशर, है ना, फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने मवाद कोशिका में इस पदार्थ को देखा और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। इन्होंने डीएनए नाम नहीं दिया था, इसे न्यूक्लिन कहा था। तो सबसे पहले केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए के खोज करता थे फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया है, द्विकुंडलित नमूना दिया है। ठीक है, प्रारंभ मतलब स्टार्ट कोडोन, प्रारंभिक कोडोन तो AUG होता है, AUG। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो आपको पता है, डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम को डीएनए लाइगेज कहते हैं। जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, तो जीवाणुओं में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा लिख लें, मैं जब तक पानी पी लेता हूं, बार बार खांसी आ रही है, तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए वीडियो डिले हो जाते हैं। आगे देखिए, रूपांतरण, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी? तो ग्रिफिथ ने की थी, और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चूहे को इस्तेमाल किया था और जीवाणु लिए थे। जीवाणु जो किसके लिए जिम्मेदार थे? न्यूमोनिया रोग के, न्यूमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार थे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसके 2 प्रभेद थे। इसके प्रभेद पूछे जाए तो 2 थे, एक था R प्रभेद और एक था S प्रभेद। R है
नॉन विरुलेंट, और एस थर्ड था विरुलेंट, जिससे निमोनिया रोग होता है। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के क्षारक कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा 200। ठीक है। डीएनए की आणविक संरचना में नाइट्रोजनी क्षार बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़ता है, तो यहां पर आएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या पूछ रहे हैं, तो आप इधर देखिए, जैसे ये पेंटोज सुगर है, 5 कार्बन की ये शर्करा है, इसका ये कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, तो नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, तो ये जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बंध। मैंने आपको जब ये पूरा चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको यहां पर जो डीएनए की जो चेन बनती है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, उसमें कितने बॉन्ड है, टोटल कितने प्रकार के बॉन्ड हैं, उन सबके बारे में अपन ने डिटेल चर्चा की हुई है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहां बता देता हूं कि शुगर के कार्बन संख्या 1 और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं इसे। हेट्रोजीनस एचएनआरएनए से इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियोसोम एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो एक्सोन के बीच में से इंट्रॉन को हटा देता है। एक्सोन आपस में जुड़ जाते हैं और एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कैपिंग और पॉली ए नाम की टेल भी जुड़ती है। ठीक है, यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे क्या कहेंगे, इसे बहुरूपता के नाम से जानते हैं, बहुरूपता कहते हैं। आगे देखें, आनुवांशिक कूट जो दोहरा कार्य करता है, आनुवांशिक कूट जो दोहरा कार्य करता है उसका नाम है एयूजी। ये क्या करता है, ये मेथियोनिन का कूट लेखन करता है और ये स्टार्ट कोडोन के रूप में कार्य करता है। तो ये मेथियोनिन का कूट लेखन करता है और प्रारंभक प्रकूट के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लियोसाइड के घटकों के नाम लिखिए। न्यूक्लियोसाइड, देखिए टाइड नहीं पूछा है, न्यूक्लियोसाइड पूछा है। तो न्यूक्लियोसाइड में एक तो पेंटोज शर्करा होती है, ये मैंने पेंटोज शर्करा बनाई, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ यहां पर जुड़ जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन बेस, और ये है आपकी 5 कार्बन की शर्करा पेंटोज सुगर। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जब दोनों आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड का। तो इसका राइट आंसर होगा शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है आरएनए का वह प्रकार लिखिए जो अमीनो अम्लों को लाने व आनुवांशिक कूट के पढ़ने का काम करता है। तो इसका नाम होगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये आरएनए का ही एक प्रकार है जिसका काम है अमीनो एसिड को लेकर आना, अमीनो एसिड को लेकर आना। तो अमीनो एसिड को ये लेके आता है। और टीआरएनए की जो संरचना है वो क्लोवर लीफ के समान होती है। आपको टीआरएनए की संरचना याद रखनी है। इस तरीके से टीआरएनए का डायग्राम आपको बनाना है। ये इसकी 3' आर्म है, ये इसकी 5' आर्म है। 3' आर्म के साथ ही यहां पर अमीनो एसिड आके बाउंड होता है, जुड़ता है। ये इसकी अतिरिक्त आर्म है, एडिशनल आर्म है, ये भुजा है, अतिरिक्त भुजा है। यहां ये इसकी एंटी कोडोन भुजा है, एंटी कोडोन भुजा है इसकी। ठीक है, इसे अनुकूलक अणु भी कहते हैं। टीआरएनए को अनुकूलक अणु भी कहते हैं, अनुकूलक अणु भी कहते हैं। इसे सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट समूह के बीच उपस्थित बंध का नाम क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड
वह फॉस्फेट समूह के बीच उपस्थित बंध का नाम है फॉस्फोएस्टर बंध। अब इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, फॉस्फोएस्टर आएगा, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है फॉस्फोडाइएस्टर, लेकिन यहां पूछा जा रहा है डीएनए में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह के बीच उपस्थित बंध का नाम, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आएगा। कैसे आएगा, तो अब अपन इसे थोड़ा सा चित्र से देख लें। एक मिनट, तो देखो इधर, ये है, इधर आ जाओ, ये है 5 कार्बन की शर्करा, ठीक है। ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब बदल लेते हैं कलर। देखो, कार्बन नंबर 1 से हमेशा जुड़ता है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है कार्बन नंबर 1 से, और यहां जो बॉन्ड बना इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है। अब आगे देखो, कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ता है फॉस्फेट, ये पी से मतलब फॉस्फेट, और यहां बनता है फॉस्फोएस्टर बंध, फॉस्फोएस्टर बंध। अब ये जो पूरी संरचना जो बनी है, जिसमें कि 5 कार्बन की शुगर है प्लस इसमें नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, इन दोनों के मिलने से बनता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तब इनसे बनता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड आपको यहां दिख रहा है, जिसमें 5 कार्बन की शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट तीनों होंगे। न्यूक्लियोसाइड में केवल 5 कार्बन की शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है, और जब इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में जो बॉन्ड बनता है, फिर इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड 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 आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड वास्तव में डीएनए का एक स्ट्रैंड बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट होता है, इसीलिए हम इसे 5 प्राइम कहते हैं, और कार्बन नंबर 3 पर OH पाया जाता है, इसे 3 प्राइम कहते हैं। तो आपको याद रखना है, 5 प्राइम का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप होगा उधर, और 3 प्राइम का मतलब है OH होगा इधर, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर चलते हैं हम आगे। आनुवांशिकता का जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है? तो आनुवांशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर ये हमेशा एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। इसे सेंट्रल डोगमा इसी को कहते हैं, सेंट्रल डोगमा इसी को कहते हैं। और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक। यू आनुवांशिक कूट द्वारा कूट लेखित अमीनो अम्ल का नाम होता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, इरविन चारगाफ का नियम क्या है? तो इरविन चारगाफ का नियम होता है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन का अनुपात हमेशा 1 आता है, ठीक है। अनुपात स्थिर होगा। एडिनिन और थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थिर व एक दूसरे के बराबर होता है। ये इरविन चारगाफ का नियम है, मोस्ट है, याद कर लेना। इस बार संभावना है कि प्रश्न ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। स्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल अधिकता में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि जो स्टोन प्रोटीन होती है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसमें लाइसिन
व आर्जिनिन अधिक होते हैं। लाइसिन व आर्जिनिन अधिक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में। लाइसिन व आर्जिनिन अधिक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, तो आपको ये याद रखना है। अगला है हेट्रोक्रोमेटिन व यूक्रोमेटिन को परिभाषित कीजिए। यूक्रोमेटिन केंद्रक में उपस्थित हल्के अविरंजित वे भाग होते हैं जहां क्रोमेटिन ढीले बंधे होते हैं, और ये भाग जो है वो आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन वे भाग हैं जिनको रंगते हैं अपन, जब उनका अविरंजन करते हैं तो वो गहरे अविरंजित हो जाते हैं और अच्छे बंधे हुए होते हैं, और ये आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। तो यूक्रोमेटिन सक्रिय होगा और हेट्रोक्रोमेटिन कम सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने वाले एंजाइम का नाम लाइगेज एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है अनुलेखन के समय कौन सा रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक की तरह कार्य करता है। तो रज्जुक जिसमें ध्रुवता 3' से 5' की तरफ होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है, और जिसमें ध्रुवता 5' से 3' की तरफ होती है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अनुलेखन के समय कूट लेखन रज्जुक की तरह कौन सा रज्जुक कार्य करता है, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है। तो 5' से 3' की तरफ अगर ध्रुवता पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है, तो हम उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए संबंधन या स्प्लाइसिंग क्या है। तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात जो एचएनआरएनए बनता है, इस एचएनआरएनए से इंट्रॉन को अलग करना या इंट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया को संबंधन या स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूचना विज्ञान संसाधनों की सहायता से जैव सूचनाओं को संग्रहित करना, विश्लेषित करना और मानव कल्याण में उपयोग करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें सूचना विज्ञान संसाधनों की सहायता से जैव सूचनाओं का संग्रह करना, विश्लेषण करना, मानव कल्याण में उपयोग करना, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। वीएसी और वाईएसी का पूरा नाम क्या है। तो बी का मतलब होता है बैक्टीरिया, ए का मतलब है आर्टिफिशियल और सी का मतलब है क्रोमोसोम, तो इसे कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वाई का मतलब है ईस्ट, तो इसे कहते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो वाईएसी का नाम है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बीएसी का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मनुष्य की ज्ञात सबसे बड़ी जीन का नाम क्या है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो जीन है जो ज्ञात हो चुका है उसे डिस्ट्रोफिन के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रोफिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि डीएनए के एक रज्जुक का अनुक्रम है, जैसे 5' से 3' की तरफ ये जाता है, AAGTTACTAGAC, तो इसके आधार पर जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए का अनुलेखन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये 5' से 3' वाला है, तो हमें सब इससे पहले 3' वाला टेम्पलेट निकालना पड़ेगा और उसके आधार पर हम एमआरएनए का निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है GUCUAGUAACU और U। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, आच्छादन प्रक्रिया के दौरान कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड एचएनआरएनए के 5' सिरे से जुड़ता है। तो यहां पर आएगा 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो MG+P, ट्राइफॉस्फेट है तो P आएगा 7। ठीक है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। VNTR का विस्तार क्या है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। अगला है श्रृंखला समापन करने वाले 3 कोडोन के नाम क्या हैं जो स्टॉप कोडोन कहलाते हैं, स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। तो इसका नाम होता है UAA, UAG, UGA।
ये स्टॉप कोडॉन है तीनों। देखिए टोटल कोडॉन बनते हैं 64। 64 में से एक होता है स्टार्ट कोडॉन और 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन। तो ये जो स्टॉप कोडॉन है ये कोड ट्रांसलेशन में भाग ये नहीं ले पाते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये भाग नहीं लेते हैं। तो टोटल कितने बचेंगे? 64 में से 3 61। 61 कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, ठीक है। लैकोपेरोन में इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब प्रेरक, प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो लैक्टोज करता है, इसीलिए इसे लैकोपेरोन, लैक का मतलब होता है लैक्टोज से। रूपांतरीय सिद्धांत कब और किसने दिया था? तो रूपांतरीय सिद्धांत देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है ग्रिफिथ। इनका नाम क्या है? ग्रिफिथ नाम है इनका, ग्रिफिथ, ठीक है। रूपांतरीय सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु पर इन्होंने अपना 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था। ओकाजाकी खंड क्या है? तो डीएनए के 3' से 5' दिशा वाले रज्जुक पर निर्मित असतत खंड ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। 3' से 5' वाले सिरे पर ये बनते हैं। आपको याद रखना है ओकाजाकी खंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले खंड पर बनते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एयूजी और यूजीए कोडॉन क्या कार्य करते हैं? तो देखिए एयूजी को स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, प्रारंभक कोडॉन कहते हैं, ठीक है, और यह मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है, और जबकि यूजीए स्टॉप कोडॉन का कार्य करता है। स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं? तो एचएनआरएनए से इंट्रॉन को अलग करने पर तथा एक्सोन आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं स्प्लाइसिंग या संबंधन। लैकोपेरोन को में कौन से जीन पाए जाते हैं? तो इसमें एक नियामक जीन होता है, वर्धक जीन होता है, प्रचालक जीन होता है, और संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन ये जेड, वाई और ए 3 होते हैं, ठीक है। अगला है पुनरावृत्त डीएनए किसे कहते हैं? तो जीनोम का वह भाग जिसमें डीएनए का एक छोटा भाग कई बार मतलब बार बार रिपीट होता है, पुनरावृत्त होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का अनुलेखन नहीं करते हैं। सबसे लंबे जीन का नाम क्या है? तो डिस्ट्रोफिन होता है, सबसे बड़ी जीन है ये। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम किसे कहते हैं? मोस्ट है पैलिंड्रोम। तो 4 युग्मों के ऐसे अनुक्रम जिसे पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर डीएनए की दोनों लड़ियों को एक जैसा पढ़ा जाता है, तो उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे मलयालम, तो इसको ऐसे पढ़िए, मलयालम को ऐसे पढ़ो तब भी मलयालम होगा, और ऐसे पढ़े तब भी मलयालम होगा, ठीक है। सेंट्रल सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत जो कि क्रिक ने दिया था, इसमें यह कहा जाता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इनका फ्लो कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। जैसे डीएनए से ये सूचनाएं एमआरएनए में जाती हैं और एमआरएनए से ये सूचना प्रोटीन में जाती हैं, इसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेंट्रल डोगमा इसे देने वाले थे ग्रिफिथ। और डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिप्लिकेशन, इसे प्रतिकृति कहते हैं। लेकिन कुछ वायरस में क्या होता है? एमआरएनए से डीएनए का निर्माण भी होता है, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऐसा किसमें होता है? तो वायरस के अंदर ऐसा होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से एमआरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वायरस के अंदर। अगला है नाइट्रोजनी क्षार व पेंटोज शर्करा के बीच बंध क्या कहलाता है? तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। मैंने आपको पहले चित्र बना के इसको समझा दिया है। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है? डीएनए प्रतिकृति करता है, तो एस अवस्था में ये डीएनए की प्रतिकृति होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 37 हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की थी? तो कॉर्नबर्ग ने इकोलाई बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज को खोजा था। कॉर्नबर्ग ने इकोलाई बैक्टीरिया में। आनुवांशिक कूट क्या होता है? तो आनुवांशिक कूट एक सूक्ष्म इकाई है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूट संदेह निहित होते हैं। और ये जो आनुवांशिक कूट है ये ट्रिपलेट होते हैं, इनको कोडोन कहते हैं। तो आनुवांशिक कूट की इकाई को कोडोन कहते हैं, और ये कोडोन ट्रिपलेट होता है, जैसे कि यू 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 ए यू जी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए 3 डिजिट और यहां भी 3 डिजिट।
ठीक है। अगला है बहुरूपता किसे कहते हैं? बहुरूपता तो आनुवंशिक आधार पर विभिन्नता बहुरूपता कहलाती है। आनुवंशिक आधार पर जो भिन्न विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं को बहुरूपता कहते हैं। यह उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला है एक ससीम केंद्र की जीव के डीएनए की संरचना हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? देखो सीधी सीधी बात है, हिस्टोन प्रोटीन की चर्चा अगर हो रही है तो हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति की होती है और ये आर्जिनिन और लाइसिन ये क्षारीय अमीनो एसिड हैं, इन्हीं की वजह से इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन की अधिकता होती है। अगला है एसएनआरएनपी का पूरा नाम लिखिए। तो एसएनआरएन इसे कहते हैं लघु केंद्रकीय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। लघु केंद्रकीय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। थोड़ा सा पानी। अगला प्रश्न है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 43 ये क्वेश्चन हो गए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से संबंधित इस अध्याय के 1 नंबर वाले प्रश्नों पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसका एक पार्ट वीडियो का और बनाएंगे, क्योंकि वीडियो में ये प्रश्न बहुत है, इनको आप देखिए 1-2 बार और इनको नोट डाउन कर लें। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है, तो वीडियो आपको मिल जाए इसके लिए आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।